तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जो समास हुआ था वो किस अर्थ में हुआ था? पूर्वस्याम शालायाम भवाम में सर इसमें, यहाँ जो पूर्वाशाला में समास हुआ है किस अर्थ में हुआ है ये? तीन तद्धितार्थ में अर्थों में होगा समास, सर। हाँ, तीन अर्थों में समास करता है, तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तो इनमें से कौन से अर्थ में किए थे आप? तद्धितार्थ किए थे ना, तद्धितार्थ का विषय होने पर, जी है ना, तद्धितार्थ का जी। विषय होने पर आपका फिर समास हुआ था। तो कौन तद्धित प्रत्यय हुआ था उससे? फिर कौन तद्धित प्रत्यय हुआ था? ये वाला है यह ये प्रत्यय, है ना, तथ्य वाला। यह प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद में फिर पूर्वाशाला स्थिति ये बची थी आपकी, पूर्वाशाला बची। पूर्वाशाला में आपने क्या किया? उसको सर्वनाम नो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव, वृत्ति मात्रा था समास वृत्ति में सर्वनामवाची शब्द को कौन कौन भाव होता है? पुंवद भाव होता है। तो पूर्वा को आपने पूर्वशाला ऐसा बना लिया, है ना। फिर आपका सूत्र लगा था दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह दशावाची शब्द यदि पूर्व पद में है तो उससे कौन प्रत्यय होता है? तद्धितार्थ। ये प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय तद्धितांत, यहाँ प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ प्रत्यय होता है। तो पूर्वशाला य है, और ये तो होने के कारण क्या हुआ था? देश से आदि एच को वृद्धि हो गई। तो उकार को पूर्वशाला, जो पूर्व का जो उकार है उसके उकार को वृद्धि होगी तो अवृद्धि हो जाएगी। तो पूर्वशाला य, है ना। और यकार में अकार शेष जी रहेगा, ये तीजा से आकार का लोप, पौर्वशाल स्वाद्युत्पत्ति करके पौर्वशाला बन जाएगा ना। जी। यही बना था, यही बना आपका पौर्वशाला। देखिए अब आगे आता है पंचगावो धर्म यस्ति त्रिपदे बहुव्रीहौ। अब देखिए दो बातें, उन्होंने तीन बातें कही थी। तद्धितार्थे उत्तर पदे परतः समाहारे च, तद्धितार्थ का विषय हो, उत्तर पद पर में हो, या फिर क्या द्योतित होता हो उससे? समारा समाहार, समाहार। है ना। हाँ, जी समाहार हो। इनमें से कुछ भी हो तो हम लोग क्या करते हो? कौन से समा किससे सूत्र से समास होगा? भाई तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च से समास करते हैं। ठीक है, और वह समास क्या समाहार। कहलाता है? क्या कहलाता है वह तत्पुरुष समास? तत्पुरुष संज्ञक तत्पुरुष। कहलाता है। हम्म। तो क्या बना रहे हैं? उत्तर, अब देखिए पहला आपका उदाहरण था तद्धितार्थ का, अब ये उत्तर पद पर है ना, उत्तर पद पर होने का उदाहरण है। ठीक, तो क्या बनाया उन्होंने? पंचगावो धनम यस्य, पांच गाय हैं धन जिसका। कोई ऐसा व्यक्ति है, अरे पुराने टाइम में, पुराने समय में गाय या बैल इत्यादि को ही धन माना जाता था, है ना। तो पंचगावो धनम यस्य, पांच गाय हैं धन जिसका। तो क्या कहा जाएगा? पंचगव धन। क्या कहा जाएगा? पंचगवधन है। पंचगव धन। चलिए, लौकिक विग्रह तो आपके पास है, अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? पंचन जस और गो जस। ठीक है, और उधर क्या है? उत्तर पद क्या पर में है? धन सु है, यही जी है ना, सर। यही तो विग्रह है, यही है ना। जी न हल नहीं है, न हल नहीं है ना, यही विग्रह है ना। अब आप क्या करेंगे? पहले आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, उत्तर पद ये हटा लीजिए, धनसु को इधर रखिए उत्तर पद में। ये क्या है? उत्तर पद है ना। उत्तर पद पर ही रहते क्या करेंगे? पंचन जस गो जस का क्या करेंगे? परस्पर समास करेंगे ना, है। जी जी। हाँ, जी सर। कौन सूत्र समास करेगा आपका? वही सूत्र, कौन सा? तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे। सद्धितार्थोत्तर पद समाहारिचा। अच्छा, एक तत्पुरुष। अनुवृत्ति सद्धितार्थोत्तर पद समाहारिचा में एक अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र की। कौन से सूत्र की आती है? इससे एक पूर्व है बस खाली। देख संख्या समझाया। जी। हाँ, तो क्या अर्थ बनता है दिशावाचक इसका? उपपद। यदि संख्यावाचक शब्द या दिशावाचक शब्द पूर्व पद में हो, है, और उत्तर पद कैसा हो? बोलिए, बोलो। तद्धितार्थ के विषय में है हाँ, समाहार। ठीक है। और संज्ञा, संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो क्या होता है पंडित जी?
वो उसका यथार्थ है ना। अभी यहाँ नया अर्थ क्या बनाते हैं हम लोग कि दिशावाची या संख्यावाची शब्द यदि पूर्व पद में है और वह किसका अर्थ, किसका विषय बनने वाला है, या तो तद्धितार्थ का, या उससे उत्तर पद पर में है, या वह समाहार अर्थ को द्योतित करने वाला है। तो उसका क्या होगा पंडित जी, उसका समास होगा ना। तो तद्धितार्थ का विषय तो है नहीं, लेकिन उत्तर पद पर में है ना। उत्तर पद पर में क्या, धनसु, संख्यावाची शब्द पूर्व में है, पंचन जस है, उसका समास हो जाए गोजस के साथ में। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे से उत्तर पद परे रहते आपका समास हो जाए, उसी सूत्र से समास हो जाएगा। समासोत्तर प्राधान्य बोल के तेल से करके क्या बचा केवल आपका, पंचन गो, ये बचेगा ना जी। जी हाँ जी भैया। हाँ, पंचन गो बचेगा। अब क्या कर दिए, न का न लोपा से, लोप कर देंगे। हाँ चलिए, उससे पहले कुछ और भी काम करना है ना, पूर्व वो सब करके आगे चलिए, आगे देखते क्या कहते हैं। वार्तिक है, वार्तिक पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द्वंद्व तत्पुरुष जो हो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, कह रहे हैं उत्तर पद पर में रहते, उत्तर पदे परतः, है ना, द्वंद्व तत्पुरुष यो, या तो द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में यदि उत्तर पद पर में है, उत्तर पद पर वाला यदि द्वंद्व तत्पुरुष है, तो उसकी उस समास को कैसा जानना चाहिए पंडित, जिसमें आपका वैकल्पिक प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु वह समास कैसा होता है, नित्य समास होता है। कैसा समास होता है, मैं जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया तब मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव ही केवल एकमात्र नित्य समास है, बाकी जो अन्य समास हैं तत्पुरुष इत्यादि वो सब अनित्य हैं, अर्थात वैकल्पिक समास हैं। जहां भी उनको नित्यत्व विधान करना होगा वो वार्तिक के द्वारा या सूत्र के द्वारा उसको स्पष्ट रूप से कहेंगे पृथक रूप में, है ना। देखिए आपका दूसरा वार्तिक ऐसा आया है जो नित्यत्व विधान कर रहा है अभी, है ना। वही कह रहे हैं द्वंद्व तत्पुरुष जो हो उत्तर पदे नित्य समास, द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में उत्तर पद पर में यदि है तो क्या होगा पंडित जी, उत्तर पद पर रहते उसको क्या कहना चाहिए, कौन सा कैसे समास होगा, वो विकल्प होगा, नित्य समास, समास की नित्य का, अर्थात ये समास कैसा हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। विकल्प इसमें, विकल्प की व्यवस्था आपको नहीं रहेगी। न लोपा से नकार लोप कर लीजिए, क्या है ना, तो क्या बना आपका, पंच गो और उधर क्या है, उत्तर पद पर में धन है, यही है ना। जी बोलो है। आगे सूत्र आता है आपका, गो हो अतद्धित लुकी, क्या है, गो हो अतद्धित लुकी, क्या कहता है, यह तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास तद्धित लोग भिन्न अस्ति, जिसके तद्धित का लुक नहीं हुआ है ऐसा तत्पुरुष समास। कैसा तत्पुरुष समास जी, जिसके तद्धित का लोप ना हुआ है। हाँ, तद्धित लोक से अतिरिक्त तत्पुरुष समास, है ना। उसमें यदि गो शब्द विद्यमान है, यस्मिन गो इति शब्द उत्तर पद रूपेण विधीयते, यदि गो शब्द उत्तर पद के रूप में विद्यमान है तो उससे कौन प्रत्यय होता है, गो शब्द से, बोलो, दोबारा सुन लीजिए अर्थ को, दोबारा सुन लीजिए, अतद्धित लुकी तत्पुरुष समास, यानी ऐसा तत्पुरुष समास जिसके तद्धित का लुक नहीं हुआ है और गो शब्द अंतिम में है। तो ऐसे अदंत गो शब्द से कौन प्रत्यय होता है, समासांत गो शब्द से, है, अरे बोलिए जी, कौन प्रत्यय होता है, प्रत्यय। तो आपका क्या कंडीशन है अभी देखिए, पंच अग्रे गो, तो पंच गो में क्या है आपका, ये तत्पुरुष समास है कि नहीं यहाँ पे, अरे वो धन मिलाओगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा वो तो, अभी तो पंचगो में क्या है आपका, तत्पुरुष समास है ना। तो ऐसा तत्पुरुष समास जिससे तद्धित प्रत्यय न हुआ हो, तद्धित लुक भिन्न, तद्धित के लुक से अतिरिक्त पृथक, तद्धित प्रत्यय तो अभी हुआ ही नहीं है ना इससे कोई, अरे पंचको से भी कोई प्रत्यय किया आपने, कोई प्रत्यय नहीं किया, तो तद्धित लुक भिन्न तत्पुरुष समास है कि नहीं आपका पंचको। उसके है ना, उसके यदि गो शब्द अंतिम में है तो गो शब्द अंतिम में भी है, उसके तीन कंडीशन बताई उन्होंने, एक कि वो तद्धित लुक से भिन्न हो अर्थात उसके तद्धित का लुक न हुआ हो, और दूसरा तत्पुरुष समास हो, और तीसरा कि वो तत्पुरुष समास के अंतिम में गो शब्द होना चाहिए, तो गो शब्द भी विद्यमान है, तत्पुरुष समास भी और तद्धित का लुक भी नहीं हुआ है, अतः उससे उत्तर पद से कौन प्रत्यय करना है, कौन प्रत्यय करना है उससे, समासांतर सच प्रत्यय करना। सच में टकार टकार की संज्ञा करके केवल क्या बचेगा, अ बचेगा, है, अरे क्या बचेगा भाई, बचेगा। क्या सोच रहा, हाँ बचेगा ना। अब क्या करेंगे पंडित जी, और से कौन सूत्र प्राप्त है यहाँ पे पंचगो में, पंचगो आ में, इस कंडीशन में कौन सूत्र प्राप्त है बोलो,
बोलिए। अरे अरे कौन सूत्र प्राप्त है जी? एक तो यहाँ से कर देंगे सो के बैठे हैं सब, तो बैठो है। कौन कंडीशन है इस समय? तो कौन सूत्र प्राप्त हो रहा है? तो को कौन आदेश हो जाए? तो को कौन आदेश हो जाए? अब आदेश हो जाए। अब हाँ, आदेश हो जाए। तो क्या बन जाएगा? पंच वधनम। वह पूरा हो जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो पंचगव उधर धन है, पंचगव धन बन जाएगा आपका बहुव्रीहि समास होकर के, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? जी जी सर। है? अरे पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवः, और 5 गायें हैं, 5 गायों का समूह है जिसका धन, तो ये तो अन्य पद पदार्थ प्रधान हो गया ना। पंचगव धन वो बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, ठीक है जी। जी अरे बोलो। जी जी चलो सर। आगे, आगे चलते हैं। तो समझ में आया ना सबको? आगे क्या कहते हैं? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष के किस में पंडित जी? समानाधिकरण तत्पुरुष में कौन समास होता है? यदि अधिकरण समान हो तो कौन समास बनाया जाता है उसको, तत्पुरुष को? कर्मधारय है ना? समास। ठीक कह रहे हैं, वह तत्पुरुष समास जिसके समानाधिकरण पद होते हैं, जिसमें अधिकरण समान होते हैं, समान विभक्तिकत्व हो रहता है, उसको कर्मधारय कहा जाता है। ठीक है ना? विकर अधिकरण शब्दों अत्र अभिधेय वाची। ये पूछा जा सकता है आपसे, पुरुष समानाधिकरण में अधिकरण शब्द का क्या अर्थ है? अभिधेय वाची अर्थात दोनों का अभिधेय एक ही हो। अर्थात आप क्या बनाते हैं? विशेषण विशेष्य भाव। इसमें क्या बनाते हैं जी? विशेषण विशेष्य भाव। तो जब विशेषण विशेष्य भाव बनेगा तो दोनों के अधिकरण अभिधेय समान होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। समान होंगे। हैं? समान होंगे। चलिए, मतलब एक ही अर्थ को द्योतित करे, एक ही वाच्यार्थ को कहें, समान विभक्ति वाले होकर के एक ही वाच्यार्थ को कहते हो, उसी को क्या कहा जाता है? समानाधिकरण कहा जाता है। ठीक है, बोलिए क्या बना रहे आगे? बोले संख्या पूर्वो दिगु। बोले आपने जो बताया है ना ये समानाधिकरण वाली बात, इसमें यदि संख्या पूर्व में आ जाए, एक सूत्र पढ़ा था अभी आपने, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा, तो उसमें जब क्या पूर्व में होगा पंडित जी? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेचा इत्यत्र यह संख्या पूर्व समास है। जिसमें संख्या पूर्व में होगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी जी 3 प्रकार के समास बताए गए ना उसमें, तद्धितार्थ के विषय में, उत्तर पद परे और समाहार अर्थ में। तो इन तीनों में जिसमें भी संख्या पूर्व में होगी, चाहे तद्धितार्थ में, चाहे उत्तर पद में, चाहे समाहार में, तो जहां भी संख्या पूर्व में होगी वहां कौन समास होगा? उसकी कौन संज्ञा होगी समास की? द्विगु द्विगु संज्ञा हो जाएगी उस समास की। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अब ये द्विगु होगा कैसे तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्विगु एक वचनम है। द्विगु कैसा होता है? कह रहे हैं द्विगु समास एक वचनम भवति। द्विगु समास सदैव कैसा होता है? एक एक वचन। वचन। ठीक है ना? देखिए आपके वृत्तिकार क्या कह रहे हैं। द्विगु अर्थः, अर्थात द्विगु समास का अर्थ किसका अर्थ पंडित जी? द्विगु समास का कर लो जी। द्विगु समास का अर्थ कैसा होता है? समाहार एकवत्यात्, है ना? किसका? समाहार और एक वचन का प्रतिपादक होता है ना? एक वचन का द्योतक होता है। ठीक, ठीक है। अभी कहना क्यों पड़ा इनको ये बात? ये कहना क्यों पड़ा इनको? तो आप देखते होंगे, आपने बनाया था ना पंचगव धन है, पंचानाम गवानाम समाहारा पंचगव। तो ये पहला तो ये बना था आपका पंचगव। अभी पंचगव जो बना आपका, इसमें कौन लिंग रखा आपने? देखो कौन वचन रखा, कौन वचन है इसमें? बहुवचन।
मार खाओगे बहुत ज्यादा। कहाँ बहुवचन दिख रहा है जी आपको? एक वचन। अरे सू लाए हो या जस लाए थे इससे? नहीं, हाँ ससुर लाए थे। फिर अरे पंचगवाह शब्द बना है ना, पंचगवाह। एक वचन शब्द आप भी कह रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हाँ, ये बताइए पंडित जी, कौन सा, अच्छा कौन सा द्वंद, कौन सा समास है ये? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? किस अर्थ में हुआ है, कौन सूत्र से हुआ है, बताओ। अरे तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का एक भेद द्विगु है, तो द्विगु है तत्पुरुष है? कौन सा यदि है द्विगु तो कौन सा द्विगु है, यदि तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष है, यदि वो द्वंद्व वो है आपका तो कौन सा है, मतलब कौन समास है, बताओ मुझे पटक से जल्दी। भाई आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। आ रही है सर। तो बोलिए भाई। संख्या पूर्व देखो। है ठीक है, चलो तत्पुरुष का अंतर्गत एक भेद आता है द्विगु, वो द्विगु है। अभी आपने पढ़ा पीछे सूत्र में कि संख्या पूर्व वो द्विगु, संख्या पूर्व में वो तो द्विगु होता है, लेकिन कहाँ संख्या पूर्व में हो तो बोले तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। अब ये बताइए तद्धितार्थ का विषय था या उत्तर पदार्थ का विषय था या समाहार का विषय था, किसका विषय है ये अभी वर्तमान में, किसके उदाहरण में आएगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार सुन लीजिएगा। पंचगवः या पंचगवम। मैं पंचगव धनः नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? पंचगवम। मैंने पंचगव धनः नहीं कहा, पंचगवम कह रहा हूं। पंचगवम जो है आपका प्रयोग या पंचगव जो प्रयोग है, ये किसका उदाहरण बनेगा? तद्धितार्थ का, उत्तर पद पर का या समाहार का? तद्धितार्थ का। तद्धितार्थ उत्तर से समास। तद्धितार्थ का बनेगा। कौन सा तद्धित प्रत्यय किया आपने, इससे बताओ मुझे जरा। जैसे मार्टा इत्यादि प्रत्यय कर रहे थे, ऐसा कौन सा प्रत्यय हुआ? कोई प्रत्यय हुआ? ऐसे प्रत्यय होता तो लंद होता क्या? नहीं होता है? सर। तो फिर आप कैसे तद्धितार्थ का विषय बता रहे हैं इसको? अब बताओ उत्तर पद पे, तो उत्तर पद का उदाहरण पंचगव धन है। धन शब्द उत्तर पद में है। यहाँ कोई उत्तर पद दिखाई दे रहा है आपको? दो ही पद दिखाई दे रहा है मुझे तो, पूर्व पद और ये। इनसे भी कोई उत्तर पद पर में है? नहीं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको यदि दिखाई दे रहा हो तो बात अलग है। तो किसका उदाहरण बचा है अब? ये समाहार का है। पंचानाम गवानाम समाहार पंचगवम। बात समझ में आ गई? समाहार द्विगु है। ये कौन सा द्विगु है? समाहार द्विगु। समाहार देखो। हाँ। अब बात आते हैं, देखो इनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि द्विगु एक वचनम? ये द्विगु समास जो होता है, चाहे वो समाहार हो चाहे कैसा भी हो, वो एक वचन में ही आएगा। ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी इनको? क्योंकि भैया देखो, संख्या पूर्व की बात कही है, संख्या पूर्व के साथ अव्यय, यदि अव्यय कह रहा हूँ, यदि कोई द्रव्यवाची शब्द समर्थित होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो संख्या को कहाँ ले जाएगा? वो एक बहुत्व की ओर लेके जाएगा। लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा? 5 गायों का समूह, मतलब एक समूह 5 गाय है तो बहुत सारी गाय हुई ना, एक से अधिक गाय हुई ना। जी जी है? समाहार का मतलब समूह होता है। जी। बताओ। बहुत सारे। हम्म, ठीक है। तो वो बहुत इत्यादि का वारण करने के लिए उन्होंने ये सूत्र पढ़ा। हालांकि समूह की बात चल रही है। अब समाहार का मतलब क्या है? समाहार का मतलब समूह है। यदि डिटेल में विचार करेंगे तो समाहार का मतलब क्या है? समूह है। अब समूह कोई बहुत बहुवचन थोड़ी ना होते हैं, समूह तो वैसे भी एक वचन होता है। अरे हम अलग अलग गाय का व्यवहार करेंगे कि 5 गाय हैं उसके पास, तब जाके हम बहुत्व का प्रतिपादन कर सकते हैं, बहुत्व का व्यवहार होगा। यदि हमें 5 गायों के समूह का व्यवहार करना होगा तो हम तो एक ही एकत्व का व्यवहार करेंगे ना वहां पे। वहां हम कहाँ बहुत्व का व्यवहार करेंगे जी, बताओ। तो यार ये आपको एक वचन कहने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा करके इस पर विचार होता है बाद में, ठीक है। हमें उसमें नहीं पढ़ना है। अभी आप इतना याद रखिए कि जो भी आपका द्विगु समास होगा, चाहे वो समाहार हो, है ना, ठीक है, उसी के विषय में करें। बोले जो द्विगु अर्थ है, द्विगु समास है, द्विगुर्थ समास जो होता है वह समाहार को जब द्योतित करता है ना, तो वह किसका प्रतिपादक होता है? किसको प्रतिपादित करता है? एकत्व को प्रतिपादित करता है, इसमें एक वचन होगा। समझ में आ गई बात?
जी जी भैया। जी और वह कैसा होगा? बोले स नपुंसकम स्यात्। वह एक वचन होगा और कैसा, किस लिंग में जाएगा? लिंग कौन सा होगा उसका? नपुंसक लिंग। अब बात क्लियर समझ लीजिए, क्लियर टू बात का 3 सूत्र आए लगातार। पहला सूत्र आया आपका संख्या पूर्व दिगु। म्यूट करके और बात समझ लीजिए, म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। संख्या पूर्व दिगु। दूसरा आया, भाई म्यूट नहीं करेंगे आप लोग। दिगुर एक वचनम। तीसरा आया स नपुंसकम। 3 सूत्र हैं, ठीक है। पहला क्या कहता है कि आपने जो तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार जो समास पढ़ा है ना पंडित जी आपने, कि तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार, ये जो आपने समास पढ़ा है ना, इसमें केवल समाहार अर्थ हम उठाएंगे। किसको उठाएंगे? समाहार, ठीक है। दूसरे वाले में, पहले वाले में कहना हो कि तद्धित का विषय हो, उत्तर पद पर में हो, या समाहार का विषय हो, ठीक है। इन तीनों में से यदि कहीं भी संख्या पूर्व में होती है तो हम कौन समास बनाएंगे? उसको क्या नाम रखेंगे उस समास का? द्विगु समास। द्विगु समास रखेंगे, अर्थात वह द्विगु होगा। कहीं भी तद्धितार्थ का विषय हो, उत्तर पद पर में रहे, चाहे वह समाहार को बतलाता हो, कुछ भी कहे, यदि उसमें संख्या यदि पूर्व पद में आ रही है तो वह क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। अब क्या है? द्विगु एक वचनम। अब वह द्विगु समास में वचन कौन सा होगा? एक वचन या द्विवचन या बहुवचन? तो कह रहे हैं द्विगु समास हमेशा कैसा होगा? समाहार अर्थ को यदि वो कहेगा तो एक वचन का होगा, ठीक है। उसमें एक वचन होगा। बोले अच्छा लिंग कौन सा रहेगा उसका? बोले स नपुंसकम, व नपुंसक लिंग में रहेगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई तीनों सूत्रों से, जी भैया। जी सर। है ना। और समाहार द्विगु कैसा होगा? नपुंसक लिंग एक वचन का होगा। ये बात आपकी द्विगु एक वचनम और स नपुंसकम से क्लियर थी आपको, ठीक है। जी भैया। तो क्या बना रहे? बन गया पंचानम गवानम समाहार, वही बना रहे, ठीक है। पंचगवम, और पंच गाय है धन जिसका, हुआ पंचगव धन बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे देखिए क्या है, वही तो है ना। क्या विग्रह? वही विग्रह है, पंचनाम आम और गोआ। गो आम। समास करिए, कौन सूत्र से समास होगा? समास करने वाला वही है, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार। अच्छा किस अर्थ में समास होगा? तद्धितार्थ में उत्तर पद पर परे रहते हैं, समाहार अर्थ में? तो पंचगव धना में तो उत्तर पद पर में था, तद्धितार्थ का उदाहरण आपने पहले देख ही लिया, है ना। पौर्वशाला टच प्रत्यय हुआ था उससे, तब और उत्तर पद पर का उदाहरण आपने देख लिया पंचगव धना। अब कौन सा उदाहरण बचा है? केवल समाहार वाला। तो यही 5 गायों का समूह जिसके पास है, समाहार जिसके पास है, उसको क्या कहा जाएगा? पंचगव धना। विग्रह किया आपने, ये अलौकिक विग्रह पंचनाम गो आम, ठीक है। समास कर दीजिए, तद्धितार्थोत्तर पद समाहार से समासोत्तर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल पंचन गो। चल को। अच्छा जब समास करने जाएंगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहार से, तो उस तत्पुरुष समास की एक संज्ञा होगी, कौन सी? संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी उसकी? संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा। क्योंकि क्या कहता है वो, यदि ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहार जो आपका समास कर रहा है, इसमें यदि तद्धिता ये किसका विषय बने? समाहार अर्थ यदि द्वितीय होता है, संख्या पूर्व में यदि इससे रहती है, तो उससे कौन समास होगा? कौन नाम होगा उस समास का? यद्यपि वह तत्पुरुष है, देखो सुनो, यद्यपि वह तत्पुरुष है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तत्पुरुष में ये 3 अर्थों में से कोई भी एक अर्थ लेकर के यदि संख्या पूर्व में आ जाती है, तो वह समास का नाम क्या पड़ जाएगा? तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाला द्विगु समास। बोलो, द्विगु समास बन जाएगा, है ना। वो द्विगु समास हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? द्विगु संज्ञा हो जाएगी इसकी। जैसे तद्धितार्थोत्तर पद समाहार से समास करेगा, तुरंत सूत्र आएगा संख्या पूर्व द्विगु, तो उसकी द्विगु संज्ञा कर देगा, ठीक है, ठीक है ना। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग इत्यादि सब करके, सब लोग इत्यादि सब करके क्या बना आपका? पंचन को न लोपा से नकार लोप कर लीजिए, क्या बना? केवल पंचगु। पंचगो बन जाएगा ना। अब सूत्र है आपका एक तच प्रत्यय करने वाला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, कौन सा सूत्र है? गोरत। कौन सा सूत्र पढ़ा? गोरत। बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही है। हो रहा था जी, है ना। क्या कहता है ये?
यदि तद्धित प्रत्यय कोई नहीं किया है, अर्थात अलुक तद्धित प्रत्यय है आपका समासांत शब्द, है ना, और उसके अंतिम में यदि गो शब्द आता है तो उससे समासांत कौन प्रत्यय कर दीजिए, टच प्रत्यय कर दीजिए। टच प्रत्यय करेंगे तो क्या बचेगा, आ बचेगा। तो को क्या आदेश कर देंगे आप, अब आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पंचग व, है ना, उधर लाइसु। क्योंकि आपका सूत्र है स नपुंसकम कि समाहार अर्थ में जो द्विगु और द्वंद्व आप करेंगे वो कैसे होंगे, चाहे तो द्वंद्व या फिर द्विगु, कोई भी यदि समाहार अर्थ को उद्दीपित करेगा तो वह कैसा होगा, नपुंसकलिंग होगा ना। तो वह नपुंसकलिंग बनेगा आपका ये शब्द। अब नपुंसकलिंग से परे रहते क्या कौन सूत्र लग जाएगा आपका, अतोम है? अतोम, अतोम, है ना। अतोम क्या कर देगा, सु को हम आदेश कर देगा। हम आदेश कर देगा, हम आदेश कर देगा। आमी पूर्वा से पूर्व रूप करके क्या बन जाएगा, पंचगम बन जाएगा ना। बात क्लियर है सबको ना। जी भैया। तो बोलो, जरूरी बात तो नहीं हुई भाई। पंचपात्र में कौन समास है, देवो कौन सा दिगु है, तद्धितार्थ उत्तर पद या समाहार, समाहार। समाहार। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है पंडित जी। अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में कौन समास है, द्विगु ही है सर। संख्या पूर्व में है, 8 अध्यायों का समाहार क्या कहलाता है, अष्टाध्यायी। कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना, जी है? भैया। जी सर। जी। अच्छा, यहाँ ये क्या बोलते हैं उससे, ये बताइए। अच्छा, यहाँ ये आपका आम आदेश क्यों नहीं हुआ, नपुंसकलिंग क्यों नहीं बनाई है। अरे अब आप पंचपात्रम इत्यादि बना रहे हैं तो यहाँ यहाँ पे भी अष्टाध्यायम क्यों नहीं बना, अष्टाध्यायी क्यों हो गया, है? बोलो, बोलो पंडित जी। वार्तिक है, ये दिख रहा है ना, अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्ट, दिख रहा है वार्तिक, जी है। सर। हाँ, ये क्या कहता है, यदि आपका उत्तर पद अकारांत है, अदंत है, कैसा है उत्तर पद, अकारांत है, अदंत है ना, तो वह द्विगु समास किसमें इष्ट होता है, स्त्रियामिष्ट, स्त्रीलिंग में चला जाता है वह द्विगु समास। तो आपका अष्टानाम अध्यायानाम समाहार ऐसा ही बनेगा ना, जी है। ऐसे ही बनेगा। हाँ, तो धीरे करके अष्टाध्याय बना लेंगे, ठीक है। जब उससे सु लाओगे तभी क्या बोला, बोले अकारांत उत्तर पद में है जिसके, तो उत्तर पद अध्याय शब्द कैसा है, अदंत है कि नहीं आपका, अदंत है। तो ऐसे द्विगु समास को, ऐसा द्विगु समास कहाँ चला जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। लिंग में चला जाता है। तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, अर्थात इससे कौन प्रत्यय होगा, द्विगु हो से कौन प्रत्यय हो जाएगा, द्विगु हो स्त्रियाम, नीप से आप, नीप प्रत्यय हो जाएगा, नीप प्रत्यय करता है द्विगु, नीप प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जैसे पंचमूली, त्रिलोकी, ये सब प्रयोग बनते हैं। त्रिलोकी ऐसे कौन बन जाएगा, अष्टाध्यायी, है। बात समझ में आ गई। जी। अब यदि और वह दीर्घ अकारांत है, आबंत है, तो विकल्प से होता है आपका नीप, विकल्प से स्त्री में जाएगा, जाएगा तो एक बार पंचखट भी बनेगा, जब नहीं जाएगा तो पंचखट्टवम बनेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है।
जी सर। बात समझ में आ गई? जी। चले आगे। जी जी आगे सर। क्या है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। क्या है सूत्र? विशेषणम विशेषेण बहुलम। वृत्ति में आपको मिलेगा भेदकम भेद्येन। वृत्ति में क्या मिलेगा? भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम व प्रागवत, ये मिलेगा। तो भेदक बोलते हैं विशेषण को और भेद्य होता है विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण ही तो भेदक है ना। भेद करने वाला कौन है? मैंने कहा रक्तोत्पलम, और एक वाक्य बना नीलोत्पलम। दो वाक्य बने, रक्तोत्पलम और नीलोत्पलम। ठीक है, अब ये देखिए, ये नीलोत्पलम रक्तोत्पल तो एक ही है, दोनों में विशेषण विशेष भाव है कि नहीं? बताओ कौन विशेषण है इसका और कौन विशेष बदल है? नील विशेषण है और उत्पलम विशेषण है। उत्पल विशेष है, तो उसका भेदक है कि नहीं? वो इतर से भेद बता रहा है कि नहीं बता रहा है उसका? तो ये कहता है कि ये जो उत्पल है ये नील है, अर्थात रक्त आदि से अतिरिक्त है, रक्त शुक्ल कृष्ण इत्यादि से पृथक है, तो भेदक है ना, इसीलिए उसको विशेषण को क्या कहा जाता है? भेदक कहा जाता है। ठीक है, और भेद्य को विशेष से कहा जाता है ना। अब अर्थ समझ लीजिए, है ना, विशेषणवाची सुबंत, ठीक है, अर्थात भेदक सुबंत भेद्य सुबंत के साथ समानाधिकरण में जहां समसित होते हैं, ये है ना, सुबंते न स बहुलम समस्यते, वह समास क्या कहलाता है? तत् समासः तत्पुरुषो भवति, वह तत्पुरुष समास होता है। दोबारा सुन लीजिए, विशेषणवाची समर्थ सुबंत विशेषवाची समर्थ सुबंत के साथ समानाधिकरण में जहां समसित होते हैं, सुबंते न सह यत्र समस्यन्ते, जहां समसित होते हैं, बहुलत्वेन समास जिनका जहां पर होता है, वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष संज्ञक कहलाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, हाँ। बहुल का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य एवं, है बताया था ये तो। चलिए, वही आपकी वृत्तिकार भी कह रहे कि भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत, भेदक भेद्य के साथ, विशेषण विशेष्य के साथ, विशेषणवाची सुबंत विशेष्यवाची सुबंत के साथ, कैसे? बोले बहुलत्वेन, बहुल करके मतलब कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं तो नित्य हो जाएगा समास, और कहीं होगा ही नहीं। समझ में आई बात? किस समास को प्राप्त करते हैं? तत्पुरुष समास को प्राप्त करते हैं। जैसे नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, क्या बनाया उन्होंने? नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। चलिए कर लीजिए, अलौकिक विग्रह पंडित जी। क्या है? नीलसु उत्पल से। उत्पलसु, समास कर दीजिए। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक इत्यादि सब करके क्या बचा केवल आपका? नील उत्पल। नील नील उत्पल। नीलोत्पल, अरे समास कहिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक इत्यादि पूर्व प्रयोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल नीलोत्पल। यदि गुण करेंगे तो क्या बन जाएगा? नीलोत्पल बन जाएगा। बन जाएगा नीलोत्पल। जी। जी हम्म, अब आप क्या नियम है ना, परवल लिंगता का नियम है ना पंडित जी। अरे वो तो संख्या पूर्व वाला तो है नहीं, जब दिगु की श्रेणी में लाके उसको नपुंसकलिंग बना लोगे। उससे पहले आपके यहाँ एक नियम भी है ना, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो, द्वंद्व और तत्पुरुष में परवल लिंगता होती है, तो उत्पल के जैसा लिंग होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। है? तो उत्पल कौन से लिंग में आता है? नपुंसक लिंग में नपुंसक में। है। तो पूरे समास का भी क्या हो जाएगा? शुभ आएगा जब, तो ये भी क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग भी हो जाएगा। तो को हम आदेश कर लीजिए, अभी पूर्व पूर्व करके नीलोत्पलम बन जाए, कोई दिक्कत है? नहीं भैया। हैं? नहीं। कैसा समास है? नित्य समास हुआ है ना। बोले कहीं नित्य होता कहीं होगा ही नहीं। बहुल गणना क्वचिन नित्यम क्वचिन न भवति। नीलमोत्पलम यहाँ तो हुआ, यहाँ विकल्प से हो गया आपका, एक बार हुआ एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तो नीलमोत्पलम, और जब होगा तो नीलोत्पलम। बोले बहुल गणना क्वचिन नित्यम, बहुल का ग्रहण किया इसलिए कहीं कहीं नित्य हो जाता है, जैसे कृष्ण सर्पा।
हैं? जैसे क्या? बोलिए। कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, है ना? ये बहुल के ग्रहण का आनंद है जी। बोले कहीं नित्य होगा, कहीं नहीं होगा। तो अभी कृष्ण सर्प आगे क्या विग्रह करेंगे? न बोलो महाराज। कृष्ण से सर्प कहीं आपने ये ऐसा सुना है जैसे नीलवोत्पलम, ऐसा कहीं सुना है? हैं? कहीं सुना है इसका विग्रह, अलौकिक विग्रह ऐसा सुना है? नहीं, नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि समास कैसा है यार? समास कैसा है पंडित जी? नित्य समास है ये, है ना? ठीक है। चलिए, सभी कृष्ण सर्पा में समास हो जाएगा, नित्य समास है। क्वचिन नित्य, क्वचिन न। बोले कहीं कहीं बहुल ग्रहण से पता पड़ता है, क्योंकि ये नहीं। क्या यार, कौन है ये? बहुल ग्रहण से पता पड़ता है कि कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। कहीं तो नित्य होगा, यहाँ तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। नीलमोत्पलम में विकल्प हो गया, कृष्ण सर्पा में नित्य हो गया, है ना? और क्वचिन्ना कहीं कहीं होता ही नहीं है, जैसे रामो जामद अग्निया। अब देखिए, ये जामद अग्निया उनका विशेषण है कि नहीं? विशेषण है कि नहीं? अरे सर्प का विशेषण कृष्ण है कि नहीं? सर्प का विशेषण कृष्ण है कि नहीं? भेद भेद आपस में समस्या हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? समानाधिकरण वाले भी थे, सुसु था दोनों में। ऐसे रामो जामद अग्निया में भी ऐसा है कि नहीं? बताओ फटाक से, ऐसा है कि नहीं? बोलो। जी भैया। अरे जमद अग्नि ऋषि के पुत्र राम, तो इनकी विशेषता है कि नहीं? वो जमद अग्नि पुत्र हैं। तो यहाँ भेदक भेद्य का समानाधिकरण में समास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन बहुल ग्रहणात क्वचित भवती, क्वचित नित्य भवती, क्वचित भवती है बड़ा। ठीक है, किस कारण से नहीं हुआ? बहुल ग्रहण से। बोले यहाँ होता ही नहीं है समास। ठीक है, ये ऐसा ही प्रयोग हुआ, यह समास ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जी। समास ना हो के बाद क्या रह जाएगा? चलिए आगे क्या है? उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमानवाची जो सुबंत हैं आपके, वो किसके साथ समर्थित होते हैं पंडित जी? उपमानवाचिनी सुबंतानि सामान्य वचन ही सुबंत ही सह समस्यन्ते। उपमानवाची समर्थ सुबंत समान वचन, सामान्य वचन कहे जाने समान धर्म वाले समर्थ सुबंत के साथ क्या होते हैं? समर्थित होते हैं। समान अधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समर्थित होते हैं। वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात जहां पर उपमान उपमेय का समास दिखाई दे, है ना? अरे सामान्य वचन मतलब क्या है? अरे उपमान का सामान्य वचन किस में दिखाई देगा? बोलो। उपमान का सामान्य वचन किस में दिखाई देगा जी? अरे बोलोगे? उपमेय में। उपमेय में। अरे ये था जैसे चंद्रवत मुखम, चंद्र क्या है? उपमान। जी। अब उस उपमान का सामान्य वचन कहाँ दिखाई दे रहा है? मुख में दिखाई दे रहा है ना, कि जैसे आल्हा जगह तो चंद्र को देखने पाता है, वैसे ही मुख को देखने पा रहा है। तो सामान्य वचन कहाँ दिखाई दे रहा है? मुख में दिखाई दे रहा है ना पंडित जी। वही कह रहे हैं, उपमानवाची समर्थ सुबंत जो है वह सामान्यवाची सुबंत के साथ, सामान्यवाची सुबंत का मतलब ये है कि उपमेय के साथ में समर्थित होता है। ये वैसे भी कह सकते थे, उपमानवाची समर्थ सुबंत उपमेयवाची समर्थ सुबंत के साथ समर्थित होता है, तो भी अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। उन्होंने सामान्य वचन कह दिया, मतलब आपको अब अर्थ निकालना पड़ेगा कि उपमान उपमान का सामान्य वचन, सामान्यवाची कौन है, सामान्य धर्म वाला कौन है? तो उपमेय है। ठीक है, वही कह रहे थे कि उपमान उपमेय यो हो साधारण धर्म सामान्य। उपमान उपमेय का साधारण धर्म क्या है? दोनों में सामान्य नहीं है। जी। ये बना रहे हैं, बोले घन इव श्यामो घन श्यामा। क्या बनाया उन्होंने? घन इव श्यामो। घन श्यामा। अभी तक देखिए कर्मधारय का ही भेद चल रहा है, सारे कर्मधारय ही चल रहा है। ये कर्मधारय कहाँ होता है पता है ना आपको? जहां विशेषण विशेष्य भाव बने, जैसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपका एक से व्यक्तियों में हो गया, दो से सात में। फिर उन्होंने लिया एक उठाया
कि हम विशेषण विशेष्य भाव में भी कार्य कर सकते हैं। बोले लेकिन विशेषण विशेष्य भाव में जब आप कार्य करेंगे तो टैग तो आपका रहेगा, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा। समझ रहे हैं ना? उसका उत्पादक कोई और होगा, बस आपका टैग रहेगा, आपका लेबल लगेगा खाली, है ना? उत्पादक कौन है उसका? तत्पुरुष ही है, मैंने उसका वही कर रहा है, लेकिन उसका टैग किस, उस पर ठप्पा किसका लग रहा है, किसके नाम से बेचा जा रहा है? वो किसके नाम से बेचा जा रहा है? कर्मधारय के नाम से। क्यों कर्मधारय क्यों बन गया? क्योंकि वहां विशेषण विशेष, जहां कहीं भी आपको विशेषण विशेष भाव दिखाई दे, समझ लीजिए वो किसका भेद है? कर्मधारय। तत्पुरुषांतर्गत कर्मधारय का। ठीक है, जी है ना? ठीक है, जी अभी वही कह रहे हैं कि श्याम कैसे हैं? घन इव, अर्थात बादल के जैसे हैं, बादल के वर्ण वाले हैं कृष्ण, है ना? कृष्ण वर्ण वाले। तो क्या विग्रह करेंगे? घनसु श्याम शाम से समास हो जाएगा। यहाँ पे किससे समास होगा? यही उपमानानि सामान्य वचन ही उपमानवाची समर्थ सुबंत का समान अर्थ को कहने वाले कौन है? श्यामसु के साथ उपमानवाची समर्थ सुबंत क्या है? घनसु। और उसको समान अर्थ को कहने वाला कौन है? सामान्य वाचक कौन है? श्यामसु है। कि कैसा है श्याम? घन के जैसा काला है, कृष्ण वर्ण का है, जैसे घन कृष्ण है। हैं? जी समास कर दीजिए। समासत्वात्, इसी से समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग पूर्व प्रयोग, अभिसरण संज्ञा पूर्व प्रयोग इत्यादि सब करके क्या बना आपका? घनश्याम। घन नहीं बनेगा? बोलो। जी बनेगा। स्वादि उत्पत्ति कर लो, स्वादि उत्पत्ति कर लो, है ना? जी परवलिंगता है ये, परवलिंग नियम लगेगा आपका। श्याम कैसा है? पुल्लिंग है, इसीलिए वो भी आपके सु को विसर्ग होकर पुल्लिंग घनश्याम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। ऐसे ही आप पढ़ते ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर गौरह में कौन समास है? कर्पूर इव गौरा है। जैसे घन इव श्यामा, घन के जैसे, जैसे घन श्याम है वैसे ही ये भी श्याम है कृष्ण। ऐसे कर्पूर इव गौरा कौन है? महादेव है ना? महादेव जी। कर्पूर के सदृश गौर है। यहाँ भी कौन समास है? कर्मधारय। हैं? कौन समास है? कर्मधारय से। हाँ, चलो अभी 1 मिनट में आते हैं ना। लोपस्य उपसंख्यानम शाखा पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। शाखा पार्थिवादी शब्दों की सिद्धि के लिए जो भी आपका पद है उसमें जो उत्तर पद है उसका लोप कहिए, है ना? उसका लोप हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या बना रहे हैं प्रयोग। शाखा प्रिय पार्थिव, शाखा पार्थिव। अब देखिए एक पद क्या है? शाखा प्रिय है, दूसरा क्या है? पार्थिव है ना? अब ये शाखा प्रिय में ही 2 पद है कि नहीं? शाक एक पद और प्रिय दूसरा पद। पंडित जी जी है। जी भैया। अरे शाक जिसको प्रिय है ऐसा पार्थिव यानी राजा। शाक जिसको प्रिय है ऐसा पार्थिव यानी राजा। तो शाक एक पद और प्रिय दूसरा पद और पार्थिव तीसरा पद। तो हमने क्या कहा? बोले शाक पार्थिव आदि की सिद्धि के लिए जो उत्तर पद है अर्थात पूर्व पदस्थ उत्तर पद, कैसा उत्तर पद? पूर्व पदस्थ उत्तर पद, पूर्व पद में स्थित उत्तर पद। तो पूर्व पद में स्थित उत्तर पद कौन है? बोलिए। प्रिय पद। प्रिय। तो उस प्रिय पद का क्या हो जाएगा? समासांत समास के समास होगा तो क्या हो जाएगा? उसका लोप हो जाएगा। समास होगा किससे? समास होगा किससे? ओए, किससे होगा समास? विशेष बहुलन से। हाँ, क्योंकि उसकी विशेषता है ना कि उसको शाक्य प्रिय है। पंडित जी है नहीं? बोलो। भेदक भेद्य है ना दोनों? जी ठीक है, तो आपका चलो पहले विग्रह बना लेते हैं। शाक प्रिय सु और पार्थिव से पार्थिव। सु ठीक है, समास कर दीजिए दोनों में। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, समास वही विशेषणम विशेष्य बहुलम, समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपके? केवल शाक प्रिय
और पार्थिव, यही बचेगा ना। अब क्या कर दीजिए, उत्तर पद, ये आपका प्रकृत और वार्तिक से क्या कर देंगे आप, उसका उत्तर पद का लुप्त कर देंगे, तो क्या बचेगा केवल आपका। शाक पार्थिव बचेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। जी। साध्योत्पत्ति कर लीजिए, सर क्या लोग बन कैसे जाएगा। किया फिर से? भाई यही तो है ना, शाक पार्थिव नाम वार्तिक है ना, हाँ सर जी वार्तिक सर। नहीं, वार्तिक ही तो कहता नहीं बात। हाँ हाँ। क्या बचा केवल आपका, शाका पार्थिव बचेगा। ठीक है, ऐसे ही देव पूजको ब्राह्मण, अब यहाँ देखिए देव पूजको ब्राह्मण में क्या है विक्रय आपका, देव पूजक सु और ब्राह्मण सु। तो यहाँ भी समास आपका विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो जाएगा। सभासत्व प्रातिनिधिक संज्ञा क्या बचेगा केवल आपका, देव पूजक ब्राह्मण। अब क्या करेंगे प्रकृत वार्तिक से, पूजक का लोप कर देंगे ना, अरे दो पद है ना देव पूजक में, देव पूजक में दो पद है कि नहीं, उत्तर पद का लोप हो जाएगा ना पूजक का, जी भैया। बोलो। लोप हो जाएगा तो क्या बचा केवल, कौन लोप करेगा, वार्तिक करेगा ना, ये शाक पार्थिव आदि नाम हाँ सिद्धि है उत्तर ना। पद लोक तो क्या बचा केवल देव बचेगा। ब्राह्मण। उत्पत्ति करोगे तो ब्राह्मण परवलिंगम दंड तत्पुरुष है, ब्राह्मण पुल्लिंग है तो शु को विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व इत्यादि विसर्ग होकर के दो ब्राह्मण बन जाए, कोई दिक्कत। नहीं। बोलो 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 बोलो। नहीं भैया, बन जाएगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या। नहीं सर। ऐसे ही आपके जैसे द्वादश शब्द है, कौन शब्द है, द्वादश। द्वादश। यहाँ भी क्या हुआ है, द्वादश में भी क्या हुआ है पंडित जी, उत्तर पद का लोप हुआ है ना। अरे द्वयाधिकादश, विग्रह क्या है, द्वयाधिका दश, यानी दो से दो अधिक 10। तो अधिक शब्द उत्तर पद है कि नहीं है द्वयाधिक में, अरे द्वयाधिक एक पद और 10 एक पद है। जी। तो उत्तर पद का अधिक का लोप होता है ना, द्वादश बचता है खाली, द्वादश ही तो बचता है पंडित जी। जी। हम्म ऐसे ही गुण धाना में भी गुण मिश्रिता धाना, मिश्रित शब्द का लोप हो जाता है। बात समझ में आ गई ना सबको। जी भैया। आगे चलें, जी। जब तक ही रखें, रहने दीजिए। तय रहने दीजिए।